Hello everyone, I hope you guys are doing fantastic. Welcome back to another YouTube lecture for Standard 11 Secretarial Practice and आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इन सब के बारे में पढ़ा था एंड हमने ये डिस्कवर किया कि जब हमें कोई भी बिजनेस एक लार्ज स्केल पे या एक लार्ज अमाउंट में कैरी करना है सो ये सारे ऑप्शंस हमारे लिए सूटेबल नहीं है। तो कुछ केसेस में लायबिलिटी अनलिमिटेड है, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही बंदा इन्वॉल्व है। तो जब बिजनेस हमें लार्ज अमाउंट में या लार्ज स्केल पे करना पड़ता है ऐसे केसेस में ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल ही नहीं है। सो इसीलिए हमें इन्वेंट करना पड़ा द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम लोग कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसे हम बोलते हैं। रिलायंस, जियो, टाटा, क्या है ये सब? दिस इज नथिंग बट अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों के पेरेंट्स से आपने सुना होगा कि मैं टीसीएस में काम करता हूं तो वो टीसीएस क्या है? टीसीएस इज कंपनी। कोई बजाज में काम करता है, बजाज फिनसर्व। What is Bajaj Finserv? It is a company. So this is nothing but a company form of business organization, guys. ठीक है? कैमरा मेरा थोड़ा ठीक है, सब बढ़िया, ठीक है। मूविंग ऑन, चलो। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उस जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी फॉर्म में हम लोग कैसे चला सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद योर टेक्स्ट कंटेंट अभी कि A joint stock company एक फॉर्मल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ना ये ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग काफी फॉर्मल कंसिडर किया जाता है। इसको ये केपेबल होता है मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। काफी ज्यादा लोग इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको काफी सूटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है इन मॉडर्न डेज। या फिर मॉडर्न क्या लिखा है आपके टेक्स्ट बुक में? इन योर वेयर इज इट? मॉडर्न इंडस्ट्री आई एम सो सॉरी, ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया इन द 18th century एंड एट प्रेजेंट वी कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज जैसे प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी। अब ये प्राइवेट, पब्लिक, स्टैट्यूटरी ये सब क्या है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें कंपनी एग्जैक्टली क्या होती है उसके बारे में पढ़ना होता। तो कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं लोग साथ में आते हैं, उनको होता है वो लोग कंपनी एस्टैब्लिश करते हैं, मतलब पूरा कंपनीज एक्ट फॉलो करके। फिर इन्वेस्टमेंट्स लोग उस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो कंपनी अपना बिजनेस चलाती है, उससे प्रॉफिट करके उन ओनर्स को, उन इन्वेस्टर्स को वो प्रॉफिट रिटर्न्स में देती है। अब ये पूरा चक्कर कैसे चलता है एग्जैक्टली कौन से फॉर्म में चलता है, शेयर्स क्या होते हैं, कैपिटल क्या होता है, ये सब अभी हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट इनटू द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। नाउ मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स। देखो, कंपनी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। यहां पे भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स डेफिनेटली है जो एसोसिएट होते हैं एक लॉफुल कॉमन पर्पस के लिए। सबसे पहले तो वो लॉफुल होना चाहिए। आप लोग ड्रग्स बेचने के लिए कंपनी नहीं बना सकते इंडिया में, ठीक है, वो लॉ के अगेंस्ट है। सो लॉफुल सबसे पहले। कॉमन पर्पस होता है गोल, एंड गोल्स में ना नॉट नेसेसरी पैसा कमाना ही गोल होगा। गोल ना या तो इकोनॉमिक होता है या तो नॉन इकोनॉमिक भी होता है। इकोनॉमिक मतलब प्रॉफिट कमा के देना, अपने जो भी इन्वेस्टर्स है, जो लोग उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, उन लोगों को रिटर्न्स जनरेट करके देना उस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ए। बी ऐसा हो सकता है कि उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव ही है कोई चैरिटी करना, किसी रिसर्च पर्पस में लोगों को हेल्प करना, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, कोई आर्ट या कल्चर को डेवलप करना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फॉस्टर करना, ये भी गोल्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल दो इसका बीसीसीआई स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है। इनका मेन काम क्या प्रॉफिट कमाना है? नहीं। व्हाट इज देयर मेन ऑब्जेक्टिव? टू प्रमोट स्पोर्ट्स, टू एनकरेज स्पोर्ट्स। वेराज कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, जो प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है। सो व्हेन इट कम्स टू कंपनी, जरूरी नहीं है कि हर कंपनी प्रॉफिट के लिए ही काम करती है। ऑब्जेक्टिव्स सबका वेरी कर सकता है, ठीक है। चलो,
कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पर्संस। काफी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व कैसे होते हैं, वो लोग कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। आप लोगों ने इन्वेस्टर्स बड़े बड़े नाम सुना होगा, इन्वेस्टर्स कौन है ये इन्वेस्टर्स? आप लोगों ने शार्क टैंक देखा है? शार्क टैंक में वो नमिता, वो ग्रोवर, वो लोग बैठे, वो लोग कौन है? दे आर इन्वेस्टर्स। वो लोग आपके बिजनेस आइडिया को, वो आपके बिजनेस आइडिया सुनते हैं एंड उस अकॉर्डिंग आपको फंडिंग्स देते हैं। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस। सो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर इन्वेस्टिंग नथिंग बट कैपिटल। आप लोगों को जब भी टाइम मिले ना शार्क टैंक देखना, ठीक है? इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू गाइस। कॉमर्स के बच्चों के लिए तो देखना ही चाहिए हमेशा, ठीक है? In simple words, a company is a voluntary association of persons for carrying some business and sharing the profit. तो मतलब वॉलंटरी लोग साथ में आ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं एंड प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये आपको वो बहुत ही ऊपर से उन लोगों ने बताया है। नाउ लेट्स गेट मोर डीपर इनटू इट, ठीक है? जॉइंट स्टॉक कंपनी ह्यूज कैपिटल कलेक्ट करती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। The capital of a company is divided into small number of indivisible units of fixed amount. These units are known as shares. अब बात आ गई है शेयर्स की। एक बार ये पूरा पैरा पढ़ते हैं एंड देन आई विल गेट इनटू इट, ठीक है? आई होप जूम आउट नहीं हुआ है। हाँ, थैंक गॉड। हाँ, तो इसको हम लोग शेयर्स बोलते हैं। अ पर्सन हु परचेजेस शेयर्स इज कॉल्ड अ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर इज पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। फॉरगेट अबाउट शेयर होल्डर। पहले तो हम लोग शेयर्स के बारे में जानते हैं कि शेयर्स, मान लो हमारी क्लास में किसी का बर्थडे है, लेट्स से निरंजन हमारा स्टूडेंट है, निरंजन का बर्थडे है। तो निरंजन के लिए हम लोग ने केक ऑर्डर किया, ठीक है? एंड क्लास में हमारे 20 बच्चे हैं। तो अब उस केक को, केक कटिंग होने के बाद हम लोगों ने इक्वल पार्ट्स में कट किया, कट ऐसे कट किया, सब दे दिया। तो क्या मिला आपको? उस क्या आपको केक मिला या केक का शेयर मिला? केक का शेयर मिला आपको। सो इसी को हम लोग शेयर बोलते हैं। शेयर इज नथिंग बट पार्ट ऑफ समथिंग, उसको हम लोग शेयर बोलते हैं। ये शेयर का आप लोग डिक्शनरी मीनिंग जब देखने जाओगे तो यही होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ समथिंग। समझ में शेयर क्या होता है? अब इसको बिजनेस पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि बिजनेस में शेयर क्या होता है। कैपिटल ना बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है, कंपनी को बिजनेस करने के लिए लगता है। एंड जब आप मान लो 100 रुपए से मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं एंड आप में से मान लो राज नाम का एक बंदा है, राज ने मुझे 10 रुपए दिए, ठीक है? तो उन 100 में से 10 रुपए मुझे राज ने दिए हैं, बाकी के जो 90 रुपीज है बाकी और भी लोग हैं वो लोग आके देंगे। फॉरगेट अबाउट दैट। मुझे राज ने 10 रुपए दिए, ठीक है? आउट ऑफ 100 10 रुपीज इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मिस्टर राज। तो राज 10 रुपए का ओनर बन जाता है मेरी कंपनी में। मुझे बदले में मैं उसको शेयर्स इशू करता हूं। तो शेयर्स इज नथिंग बट अ प्रूफ ऑफ ओनरशिप कि आप उस 10 रुपए के ओनर हो कंपनी में। आप पूरे कंपनी के ओनर नहीं हो, आप उस 10 रुपए के ओनर हो। उस कंपनी में उतना पार्ट आपका है, उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट में सिर्फ उतना पार्ट जो है वो आपका है। दिस इज नथिंग बट योर शेयर्स। एंड आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों के पेरेंट्स के पास जो आपके, अगर आपके पेरेंट्स ट्रेडिंग करते हैं या अगर पुराने जमाने के, लाइक आपके ग्रैंड पेरेंट्स के सिचुएशन में उनके पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स होंगे। उन्होंने किसी कंपनी के शेयर्स लिए, मतलब क्या किया, उन्होंने उस कंपनी को पैसे दिए, बदले में आपको एक कागज मिलता है जिसपे आप लिखा होता है कि यू आर द ओनर, यू आर द शेयर होल्डर फॉर सो एंड सो कंपनी एंड आपके इतने इतने शेयर्स हैं। उसमें शेयर्स में भी आगे टाइप्स होते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन समझ में है कि शेयर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो लेट्स मूव अहेड। एंड जिस बंदे को वो शेयर्स अलॉट किए गए हैं, जैसे मैंने 10 रुपए का शेयर अलॉट किया मिस्टर राज को, तो मिस्टर राज बन जाता है मेरी कंपनी का शेयर होल्डर। गॉट इट? व्हाट इज अ शेयर? कंपनी के पर्सपेक्टिव से शेयर्स क्या होते हैं एंड एक शेयर होल्डर कौन है। क्लियर? तो लेट्स रीड इट आउट, ठीक है? द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर नंबर ऑफ indivisible units of fixed amount. These units are known as shares. A person who will purchase these shares, इसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर एक पार्ट ओनर बन जाता है कंपनी का। फोकस ऑन द वर्ड पार्ट। इन्होंने फुल ओनर नहीं बोला है, दे हैव सेड कि वो पार्ट ओनर बन रहा है, वो 100% ओनरशिप नहीं। मैंने हमारे एग्जांपल में बोला 100 रुपए से मैं बिजनेस कर रहा हूं, जिसमें से 10 रुपए राज ने लगाए, तो राज पार्ट ओनर बन गया, उन 10 रुपए का ओनर बन गया। आई रिपीट, ही इज नॉट द कंप्लीट ओनर। गॉट इट? शेयर होल्डर इज पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी. The ownership of the company is with the shareholders,
while its day-to-day administration is in the hands of directors who are elected representatives of shareholders. अभी ठीक है, अभी और एक नया बॉम्ब फोड़ा है इन लोगों ने, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाम से. अभी ये शेयर होल्डर्स से कैसे अलग है? देखो, हमारा बिजनेस क्या, हमने 100 रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया था. ये रियल वर्ल्ड में बहुत बड़े टर्म्स हो, बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है, पैसे का. मैं 100 रुपए वाला, मैं औकात से बाहर नहीं जा रहा हूं, ठीक है. तो 100 रुपीज से हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, मान लो, ठीक है. वी हैव स्टार्टेड अ बिजनेस विद 100 रुपीज. 100 रुपीज में से हमने बोला कि 10 रुपए राज ने कॉन्ट्रीब्यूट किए, 20 रुपए सीमा ने कॉन्ट्रीब्यूट किए, 30 रुपए किसी और ने कॉन्ट्रीब्यूट किया. ऐसे करते करते 100 रुपए मेरे पास कलेक्ट हो गए. अभी बिजनेस भी तो करना है, ये तो इन्वेस्टमेंट मिल गया मुझे. अब इससे मैं बिजनेस कैसे चलाऊंगा आगे? तो जो कंपनी का डे टू डे मैनेजमेंट या अफेयर्स देखेगा, उसके लिए ये जो लोग हैं ना, सीमा, राज एंड जो भी लोगों ने पैसा कंट्रीब्यूट किया है, ये लोग इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. इस तरीके से कंपनी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर्म करती है. मतलब ऐसे डायरेक्टर्स हम लोग फॉर्म करते हैं जो लोग कंपनी का मैनेजमेंट देखते हैं. ये लोग मेक श्योर करते हैं कि कंपनी कैसे चलेगी, कैसे प्रॉफिट होगा. अल्टीमेटली डिसीजंस जो है मेन वो शेयर होल्डर्स ही लेंगे, बिकॉज उनका पैसा लगा हुआ है. बट देन वो बिजनेस किस वे में, उस बिजनेस को ड्राइव कैसे करना है, दे विल गिव द ड्राइव टू दैट बिजनेस. समझ में आया? ये लोग होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो आप गॉट इट. शेयर होल्डर्स ओनर्स हैं, ये लोग पार्ट ओनर्स हैं, ये लोग ने इन्वेस्टमेंट किया है. जबकि डे टू डे अफेयर्स मैनेज करने का काम कौन देख रहा है? तो वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देख रहे हैं. गॉट इट? द डायरेक्टर्स आर कलेक्टिवली नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. एक डायरेक्टर, बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, सिंगल प्लूरल. The portion of profit of the company is distributed among the shareholders is known as dividend. ठीक है. अब कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मदद से तो प्रॉफिट भी हुआ. अब ये प्रॉफिट जब शेयर होल्डर्स में बंटता है ना, इट इज गिवन. इसको हम लोग प्रॉफिट नहीं बोलते, इसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं. जब आपके पास शेयर्स होते हैं ना, उन शेयर के ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है. एंड वो डिविडेंड डिपेंड करता है आपकी कंपनी के प्रॉफिट पे. आपकी कंपनी ने प्रॉफिट जैसा कमाया है वैसे उस हिसाब से आपको डिविडेंड मिलता है. ठीक है. अंडरस्टूड दीज कॉन्सेप्ट्स. आप लोगों को न्यू कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं. शेयर, शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड डिविडेंड. आई होप टर्म्स आर क्लियर टू यू ऑल. चलो मूविंग. अब डेफिनेशंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी आपको दी है. मैं आप लोगों को पर्सनली बोलूं तो जितना मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है ना, आई वुड सजेस्ट उस उस डेटा से अपना एक बनाओ, जिसमें, बिकॉज टीचर को अल्टीमेटली समझ में आना चाहिए, जो चेकर है उसको समझ में आना चाहिए कि आपको समझा है. एंड अगर आपको कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन, कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन तो बेस्ट ही है. क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 20 of Companies Act 2013. Company means a company incorporated under this act or under any previous company law. Best definition. मतलब कंपनी क्या है? एक कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है दिस एक्ट. दिस एक्ट कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ. अभी एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ क्यों बोला है उन्होंने? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है ना कि कंपनी एक्ट 2013 आने से पहले कंपनियां नहीं बनती थी ना. उसके पहले क्या था? 1956 था एंड और भी उसके पहले कोई कंपनीज एक्ट होंगे. तो कंपनीज एक्ट 1956 उसके पहले का एक्ट है ना. सो प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब वो वाला. कंपनीज एक्ट 2013 के पहले जो था वो, उसमें इनकॉर्पोरेटेड है तो भी चलेगा, बढ़ेगा. समझ में आया? तो जो डेफिनेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में कंपनीज एक्ट वाली डेफिनेशन एंड मैंने जो ऊपर कंटेंट एक्सप्लेन किया वो अपने वर्ड्स में, ये परफेक्ट ब्लेंड है. ट्रस्ट मी, एग्जामिनर खुश होने वाला इतना देख के. बाकी के जो HL हैनी वाले जो है ना, उसको डायरेक्टली करो इग्नोर. ठीक है. अब डायरेक्टली हम लोग आते हैं फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी पे. फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसमें 12 दिस आई फॉरगेट ऑलवेज आई फॉरगेट कि मिरर इमेज है. फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में आप लोगों को 12 दिए गए हैं. वॉलंटरी एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, perpetual succession, common seal, limited liability, separation of ownership and management, transferability of shares, number of members, capital, government control. माँ कसम, कैसे याद रखूंगा मैं इतना सब? YouTube क्यों खोला है आपने? पढ़ने के लिए. काम है मेरा, करवा दूंगा. आ जाओ. चलो, देख के फट गई, सील दूंगा.
डरना मत, ठीक है। अब हम लोग एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स क्या क्या होते हैं वो जानने वाले हैं, ठीक है। ये आज का बस ये लास्ट टॉपिक है, मतलब थोड़ा बड़ा है ऑब्वियसली, बट दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। तो आइए जानते हैं फीचर्स ऑफ योर जॉइंट स्टॉक कंपनी। व्हाट आर द फीचर्स? चलो, सबसे पहला तो ये कि ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? खुद से, किसी ने फोर्स नहीं किया कंपनी बनाने के लिए, लोग वॉलंटरी साथ में आए हैं कंपनी बनाने के लिए। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, टू ऑल है, कोई भी इसमें शेयर्स पैसा इन्वेस्ट कर सकता है एंड डिविडेंड कमा सकता है, ठीक है। अ पर्सन एट हिज ओन विश कैन बिकम और लीव मेंबरशिप ऑफ द कंपनी। एओए अभी आगे पढ़ेंगे, एओए क्या होता है, एमओए क्या होता है, ठीक है। एओए इज नथिंग बट एक है, कुछ तो है, वो आगे आएगा। बट पहले आप लोग इस पॉइंट में इतना ही समझो कि वॉलंटरी एसोसिएशन क्या है। मतलब लोग अपनी इच्छा से आते हैं, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा हाँ इसमें मेंबर ही बनना है, मतलब, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस है जो रजिस्टर की गई है कंपनीज एक्ट के तहत। सबसे पहला, रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन इज कंपल्सरी। अगर आपकी कंपनी आपने रजिस्टर एंड इनकॉर्पोरेट ही नहीं की है तो फिर वो कंपनी मानी ही नहीं जाती। बिकॉज जब आप एक कंपनी बना रहे हो आप उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो एक डिक्लेरेशन होता है कि हाँ अब आपकी कंपनी हो गई है इनकॉर्पोरेट, मतलब पैदा हो गई। इनकॉर्पोरेशन का मतलब ऐसा लेमन लैंग्वेज में याद रखो, हाँ कंपनी पैदा हो गई, अब जाओ बिजनेस करो। दिस इज व्हाट वी कॉल इट incorporation. An association obtains the status of a joint stock company only after its registration is done under Companies Act. ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्ट्रेशन लो, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट पहले हासिल करो, फिर जाके बिजनेस करो, तभी आपको एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का स्टेटस हम देंगे, उससे पहले करने का नहीं बिजनेस, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत मेजर फीचर है। सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब है कि ना, अभी मान लो मेरा बिजनेस है, मैंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की है एंड मैंने अगर ओके मेरा एग्जांपल मत लो, मैं खुद को बिजनेसमैन के इसमें इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ भाई, मतलब ऐसी गरीब सोच रहेगा ये मेरी, छोड़ अभी। हाँ, टाटा इंडस्ट्रीज, ठीक है, टाटा इंडस्ट्रीज ने मान लो कोई फ्रॉड कर दिया आपके साथ, आप लोगों ने टाटा इंडस्ट्रीज के शेयर्स लिए एंड आप लोगों के डिविडेंड नहीं मिला या कुछ ऐसे डिफॉल्ट हो गया मान लो, ठीक है, मतलब ऐसा होगा नहीं बट मान लो ऐसा हुआ, जैसे एन एग्जाम्पल। तो अब आपको करनी है कंप्लेन। तो आप किस पे करोगे? आप टाटा इंडस्ट्रीज पे कंप्लेन करोगे या रतन टाटा के खिलाफ कंप्लेन करोगे? सर गुड क्वेश्चन, आई नो इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप लोग बताओ किस पे केस होगा? क्या इंडस्ट्री कंपनी पे होगा या जो ओनर है उस पे होगा? रतन टाटा जी पे केस नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी में ऐसा होता है ना कि कंपनी अलग है, शेयर होल्डर्स अलग है, या मेंबर्स या ओनर्स ये लोग अलग है, कंपनी को एक सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है, कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है इन द आइज ऑफ लॉ। जब लॉ पढ़ते हो ना, जब कॉर्पोरेट लॉ पढ़ोगे या कंपनी लॉ पढ़ोगे, तब समझोगे कि कंपनी को इन द आइज ऑफ लॉ एक सेपरेट आर्टिफिशियल इंसान माना गया है जिसके ऊपर केस की जा सकती है एंड जो केस कर भी सकता है। इट हैज द राइट टू सू एंड गेट सूड, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है, फीचर्स ऑफ कंपनी में। ये सेपरेट लीगल स्टेटस एंजॉय करता है। इट्स एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स। मेंबर्स डायरेक्टर्स अलग, कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग। कंपनी अपने नाम पे लोन लेती है, कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, तो ये किस बेसिस पे कर रही है? बिकॉज आर्टिफिशियल लीगल एग्जिस्टेंस है उसके पास, वो कर सकती है, इट लॉ ने परमिशन दी है क्योंकि उसको सेपरेटली इनकॉर्पोरेट किया, मतलब उसको सेपरेट लीगल स्टेटस मिला कि तू एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तेरे नाम पे केसेस होंगे, तेरे नाम पे लोन्स लिए जाएंगे, तू गारंटर बन सकता है, XYZ जो भी ट्रांजैक्शंस हो वो। गॉट इट? The members are the owners and are liable in limited way of their acts of the company and are conferred with rights and duties. मतलब members owner है, ठीक है, agreed owner है, लेकिन वो
उनके एक्सटेंट तक ही लायबल है उस कंपनी के लिए। अब अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, ऐसा आगे हम लोग पढ़ोगे कि मतलब मान लो कंपनी ने कोई फ्रॉड किया एंड क्रेडिटर्स पैसा मांग रहे हैं, तो क्या ओनर्स अपनी जेब से देंगे क्या? नहीं। वो कितना पैसा देंगे? मान लो 10 रुपए राज ने दिए, राज ने 10 रुपए का खरीदा था हमारे इसमें शेयर, मान लो उसने 8 रुपए दिए है मुझे, 2 रुपए पेंडिंग है उसके, तो उसकी लाइबिलिटी क्या है? सिर्फ 2 रुपए, उसके अलावा 1 रुपया नहीं देना उसको, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सन। अभी मैंने आप लोगों को मैंने प्रीवियस पॉइंट में आप लोगों को समझा दिया कि आर्टिफिशियल लीगल एग्जिस्टेंस मिला उसको, और जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। ये इट इज क्रिएटेड बाय अ लीगल प्रोसेस एंड हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी। कंपनी की अपनी पर्सनालिटी है, ठीक है। इट एंजॉयज सर्टेन लीगल राइट्स लाइक एग्जांपल एंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, परचेज करना, सेल करना, प्रॉपर्टी खरीदना, अपॉइंट करना एम्प्लॉयज को, बट इट कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन नेचुरल पर्सन, हेंस इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। कंपनी का क्या के पास खुद का दिमाग है क्या? नहीं, ऑब्वियसली लोग ही चला रहे हैं उसको, लेकिन इन द आइज ऑफ लॉ हमने उसको इसीलिए तो हमने नेचुरल पर्सन नहीं बोला। नेचुरल पर्सन हम जैसे लोग हैं, मैं और आप। इन द आइज ऑफ लॉ उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया है, उसको सेपरेट लीगल स्टेटस दिया गया है, लेकिन फिर भी चलाएंगे उसको कोई और लोग। समझ में आए? दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। अभी परपेचुअल सक्सेशन का एग्जाम्पल, हमने हमारे पेरेंट्स के जनरेशन से सुना होगा अंबानीज, ठीक है, रिलायंस। तो सबसे पहले थे धीरूभाई अंबानी, धीरूभाई अंबानी जी के बाद मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी जी के बाद उनके बेटे, के बाद उनके बेटे, के बाद उनके बेटे। तो अभी जब धीरूभाई अंबानी जी की डेथ हुई, क्या कंपनी भी बंद हो गई? क्या रिलायंस ने भी, हाँ, खत्म। तो मेंबर्स कम मेंबर्स गो, कंपनी चलती रहेगी। एक बार आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी ना, जब तक आप लोग उसको लीगल प्रोसीजर से वाइंड अप नहीं करते, तब तक कंपनी का एग्जिस्टेंस चलता रहता है। नो मैटर इफ द ओनर डाइड, वेंट इनसेन हो गया, कुछ भी हो गया, एक से दूसरे तक वो पास ऑन होते रहती है जब तक हम उसको लीगली वाइंड अप ना करें। गॉट इट? सो इसी को हम लोग परपेचुअल सक्सेशन बोलते हैं। मतलब मेंबर्स विल कम, मेंबर्स विल गो, कंपनी विल गो ऑन। गॉट इट? क्या दिया गया है? has perpetual succession, that is continuous existence. Its existence is not affected by death, insolvency or retirement by any of its members. ठीक है, किसी भी मेंबर की डेथ से या कुछ भी होने से कंपनी को कुछ अफेक्ट नहीं होता है, कंपनी चलती रहेगी। Just because धीरूभाई अंबानी passed away, that doesn't mean Reliance बंद पड़ जाएगा. No, it continued, right? This is nothing but a perpetual succession. Joint stock company enjoys a very long and stable life unless it is wound up by the a legal procedure. आपको एक legal procedure से उसको wind up करना पड़ता है। अगर आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि अब हाँ हम लोग बिजनेस को बंद कर रहे हैं, अब हम इसको वाइंड अप करेंगे, तब जाके उसका लीगल एग्जिस्टेंस खत्म होगा। किसी की डेथ से, मतलब मेंबर्स की डेथ से, उनकी इंसॉल्वेंसी से या उनकी रिटायरमेंट से कंपनी के वाइंडिंग का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी का स्टैंप। कंपनी का, आपकी स्कूल का स्टैंप, आप लोग कॉलेज या स्कूल में तो स्टैंप है आपके स्कूल का, कॉलेज का भी स्टैंप आप लोगों को मिल रहा होगा, तो वैसा ही एक कंपनी का भी सील होता है, कंपनी का भी एक स्टैंप होता है। देखो, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये तो मानते हो आप लोग। हेंस इट इज नॉट इन अ पोजिशन टू साइन इट्स नेम। अभी कंपनी तो ऐसे कोई जिंदा आत्मा बन के हाँ मैं साइन कर देती हूँ, ऐसा नहीं कर सकती ना कंपनी। ये एक डिवाइस, एक इन द फॉर्म ऑफ कॉमन सील होता है, कंपनी की एक सील या स्टैंप हम लोग जिसको बोलते हैं वो होता है। मतलब कि हाँ, कंपनी जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है तो कंपनी का से छापा लगाते हैं, स्टैंप लगाते हैं, वो सील बोलते हैं उसको। ठीक है। दिस कॉमन सील एक्ट्स एज सिग्नेचर, वो एक्ट करती है एज कंपनी की सिग्नेचर, वो कंपनी की साइन मानी जाती है। ठीक है। इट इज अफिक्स्ड ऑन ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्ड, अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है ना, उस पे भी कंपनी का कॉमन सील होता है। अगर आपके पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है, अभी तो डीमैट मोड में चलता है, बट अगर किसी के पास आपके पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स के पास फिजिकल फॉर्म शेयर सर्टिफिकेट्स है, उनके पास आप लोग अगर चेक करोगे ना, उस पे कंपनी की कॉमन सील यानी कि कंपनी का स्टैंप होगा। दैट इज नथिंग बट योर कंपनी सील। मतलब उसको कंपनी की सिग्नेचर का इंपॉर्टेंस है, उसको कंपनी की साइन माना जाता है। क्लियर?
चलो, यूजुअली 2 डायरेक्टर्स एंड द सेक्रेटरी साइन द डॉक्यूमेंट्स एज विटनेस आफ्टर द सील इज अफिक्स्ड। मतलब सिर्फ कॉमन सील इट इज लाइक काफी नहीं है, उसके साथ साथ कंपनी के 2 डायरेक्टर्स और कंपनी सेक्रेटरी CS उसको साइन करना पड़ेगा, तब कोई डॉक्यूमेंट वैलिडेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? हमारी जो कंपनी थी जो हमने 100 रुपए से बनाई थी, और जो राज भाई साहब थे, राज भाई साहब ने क्या किया था, हमारी कंपनी में लगाए थे 10 रुपए। एंड जब एंड ऐसा नहीं, एंड कंपनी में कैसा होगा ना, 10 रुपए आप लोग वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो 10 रुपए साथ में देगा। हो सकता है मैंने पहले उससे 5 रुपए मंगवाए, फिर 2 रुपए मंगवाए, 6 7 8 9 10, 3 बाकी है, तो 3 रुपए ये हो जाती है उसकी लायबिलिटी। तो ये लिमिटेड है क्या? लाइक मैं बोल सकता हूँ कि हाँ राज सर आप मेंबर हो, तो आपको लायबिलिटी जो है कंपनी की, यानी कि जो क्रेडिटर्स मांग रहे हैं आप लोगों को, वो भी पे ऑफ करना पड़ेगा। इज इट लाइक दैट? सो आंसर इज नो। आपकी लायबिलिटी इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ योर अनपेड अमाउंट, और अगर कोई आपने गारंटी अमाउंट अगर आपने साइन की है कि कंपनी जब वाइंड अप होगी तो मैं कंपनी को ऐसा ऐसे अमाउंट दूंगा, ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं, तो उस केसेस में वो गारंटी अमाउंट उतना ही लायबिलिटी है आपका। आपके घर पे आके मैं कुछ वसूल के नहीं जाएगी कंपनी की, हाँ क्रेडिटर्स को देना है तू तेरा दे। इट डजंट वर्क लाइक दैट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अभी हमने पढ़ा कि जो ओनर्स हैं वो शेयर होल्डर्स हैं, वो लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बदले में शेयर्स हम उनको दे रहे हैं, सो दे आर द ओनर्स। जबकि मैनेजमेंट जो है वो बोर्ड के पास है। हमने इलेक्ट किया है लोगों को टू फंक्शन द कंपनी। पढ़ो, इन अ कंपनी ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम द मैनेजमेंट। ठीक है, जो रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी माने जाते हैं, लेकिन दे आर अनेबल टू मैनेज डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब इसका सबसे मेन रीजन है कि शेयर होल्डर बनने के लिए ना आप लोगों के पास कोई प्रोफेशनल डिग्री या कुछ होने की जरूरत नहीं है। आप शेयर होल्डर वही बन सकते हो। ठीक है, बस एज लिमिट एंड बस इसे पागल आंसर नहीं होने चाहिए आप। बाकी ऐसा कोई रूल नहीं आप यू नो CA होने चाहिए, आप MBA ग्रेजुएट होने चाहिए, नो। सो इसीलिए जब आप लोग ओनर्स बनते हो ना, जरूरी नहीं आपके पास कोई क्वालिफिकेशन हो, लेकिन कंपनी चलाने के लिए वी नीड क्वालिफिकेशंस, वी नीड एक्सपर्ट्स। सो इसीलिए ओनर्स जो है वो मैनेज नहीं करते कंपनी को, ये काम दिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, पहले तो वो लार्ज नंबर में, भाई तुम आप लोग सोचो ना कि 100 रुपए की कंपनी में मैंने 10 लोगों में बांट दी, तो 10 लोग थोड़ी आएंगे मैनेज सब चलाने के लिए। आई नीड 2-3। अभी ये तो मैंने छोटा एग्जांपल दिया, कंपनी कितने करोड़ों का कैपिटल होता है, एंड करोड़ों से अगर मान लो किसी के पास 20 रुपए का, तो कितने लोग हो जाएंगे? उतना मुझे नहीं आता, आप खुद करो, लेकिन ज्यादा लोग हो जाएंगे ना। सबको मैं बोल रहा हूँ एक ऑफिस में तो भी फिट आएंगे क्या वो लोग? एग्जैक्टली। सो इसीलिए डे टू डे अफेयर्स का जो काम है वो हैंड ओवर किया जाता है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दे आर स्कैटर्ड। ऑब्वियसली शेयर होल्डर तो कहीं पे भी दुनिया में स्कैटर्ड हो सकते हैं ना, कोई यूएस में बैठा है, कोई थाईलैंड में है, कोई कहाँ, तो सबको गैदर कैसे करूंगा मैं? दे कीप चेंजिंग बिकॉज शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। शेयर्स ना ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब जैसे मान लो जो हमारे एग्जांपल में जो राज था, 10 रुपए के शेयर्स दिए थे, उसने अंकित को शेयर्स दे दिए, तो अब ओनर बदल गया, तो अब मतलब नाउ राज इज नॉट द ओनर, अंकित इज द ओनर। तो शेयर्स ट्रांसफरेबल होने की वजह से ना ओनर्स भी चेंज होते रहते हैं। सो वी नीड फिक्स्ड पीपल जो रेगुलर बेसिस पे ये काम देखे, इसीलिए ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डेजिग्नेट किया जाता है। गॉट इट? नेक्स्ट इज आपका नंबर 9, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। Shares of a public company are freely transferable. A shareholder can sell his shares whenever he desires. अगर अब पब्लिक कंपनी होगी ना, अगर आपकी कंपनी पब्लिक है तो शेयर्स ट्रांसफरेबल इजीली है। आजकल तो डीमैट पे आप लोग ऐसे डाल दो, बेच लाइक सेल हो जाता है, बाय हो जाता है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जिनको ट्रेडिंग का थोड़ा भी नॉलेज है, उनको समझ में आया कि ऑर्डर कितना जल्दी इमीडिएटली एग्जीक्यूट होता है इन योर ट्रेडिंग आवर्स जो 9 to 3 होते हैं। जनरली इट इज 9 to 3। ठीक है, जनरली नहीं, इट इज 9 to 3। ठीक है, मेंबरशिप कम्स टू एन एंड वंस शेयर्स आर सोल्ड। अभी जैसे हमारी केस में जो राज था, उसने जब अंकित को शेयर्स दे दिए तो खत्म, राज का पूरा ओनरशिप ही खत्म। अभी राज कुछ नहीं कर सकता, अब जो भी है अंकित करेगा।
अंकित उन शेयर्स को बेचेगा, उन शेयर से डिविडेंड्स लेगा, जो कुछ भी है वो सब अंकित का. राज हैज नथिंग टू विद द शेयर्स नाउ. गॉट इट? नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पर्संस. अ जॉइंट स्टॉक कंपनी काफी लार्ज लोग ओन करते हैं, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी जब हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं ना, दो टाइप की होती है. एक है पब्लिक कंपनी, एक है प्राइवेट कंपनी. अब इसमें क्या मेजर डिफरेंस है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे. अभी के लिए मान लो पब्लिक कंपनी ना ओपन टू ऑल है, ठीक है, मतलब शेयर्स इसमें फ्रीली ट्रांसफरेबल है, कि मतलब मेरे पास अगर किसी पब्लिक कंपनी के शेयर्स है ना, तो मैं तो किसी को भी बेच सकता हूँ. वेयर प्राइवेट कंपनी में ऐसा होता है, मुझे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले पूछना पड़ता है कि आप लोगे क्या, फिर नहीं तो कंपनी कोई और किसी के बेनिफिट में वो ट्रांसफर कर देगी. तो ये सारा खिचड़ी का खेल है प्राइवेट एंड पब्लिक में, जो आगे हम लोग देखेंगे. यहाँ पे अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है ना, तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, ये क्राइटेरिया याद रखना. मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200 एक प्राइवेट कंपनी के लिए. पब्लिक के लिए तो मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है, एंड मैक्सिमम पे कोई लिमिट ही नहीं है. अभी आप लोग देखो ना, रिलायंस के कितने ओनर्स है, कितने शेयर होल्डर्स है, ऑब्वियसली कितने तो भी लैक्स में होंगे, ऑब्वियसली, बिकॉज पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम लिमिट ही नहीं लगाया है. प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर्स हो ही नहीं सकते, 200 सीलिंग लिमिट है. 201 रजिस्टर में 201 नाम से कोई मेंबरशिप होगी ही नहीं. इट विल बी 200 मैक्स, ठीक है. एंड इसमें भी ये भी कैलकुलेशन का एक कंप्लायंस है जो आप लोगों को आई डोंट नो 12th में है या नहीं, बट इसका काउंटिंग का भी एक प्रोसीजर है. ये कैसे काउंट होते हैं, क्या काउंट होते हैं, इसका भी एक प्रोसीजर है. बट अभी के लिए आप इतना ही याद रखोगे दैट एक प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 200. पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड, ठीक है. नेक्स्ट इज कैपिटल. अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एक फंड रेज कर सकती है बिकॉज मेंबर्स ही उतने सारे ला रहे हैं हम लोग. मान लो कितने सारे लोग, लाख लोग हैं, कुछ इतने सारे लोग हैं, लोगों ने 100 रुपए 50 रुपए भी डाल दिए तो भी कितना सारा पैसा कलेक्ट हो सकता है कंपनी के पास. इसीलिए तो ये कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल के लिए सूटेबल माना जाता है, कि आप कम पैसा दो फिर भी कंपनी चल जाएगी, ठीक है. Huge amount of capital can be collected by the company in the form of shares, debentures, bonds, public. ये सारे जो है ना, इसको सिक्योरिटीज बोलते हैं, ठीक है. ये लोन भी ले सकती है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. गवर्नमेंट काफी सारे सब्सिडीज वगैरह भी देता है कंपनीज को कि दे प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप. तो इसीलिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को है ना, बहुत सारे आप लोग शेयर्स आपने एक टाइप पढ़ा है पब्लिक से पैसा लेने का, वैसा ही एक टाइप होता है डिबेंचर्स, मतलब ये डेट के जैसा ही होता है. फिर बॉन्ड्स होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं. ये सब क्या है, आप लोग ये एसपी में है, ठीक है, वो एसपी में पढ़ेंगे. ये एसपी चल रहा है ना, इसी में आगे होगा फिर, ठीक है. सो सॉरी. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कंट्रोल. अभी अ जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज टू वर्क अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन. अभी कैसे, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे जब आप लोग इनकॉर्पोरेट करोगे अंडर कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट ये लॉ तो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, पार्लियामेंट से बनता है, तो ऑटोमेटिकली पहला गवर्नेंस तो वहां से आया. अब और आगे ना, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड हो जाती है, मान लो आपके शेयर्स लिस्टेड है, तो आपके ऊपर और गवर्नमेंट ध्यान देती है. सेबी रेगुलेशंस लगते हैं आपके ऊपर काफी सारा आपको CSR करना पड़ता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो गवर्नमेंट ना काफी ज्यादा ध्यान देती है, बिकॉज आप लोग काफी हद तक लोगों के पैसों के साथ एंगेज्ड हो. बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ पैसा है लोगों से कलेक्ट किया हुआ, इसमें आप एंगेज हो, तो गवर्नमेंट हैज टू लुक, ठीक है, कि आप लोग कुछ अनलॉफुल काम तो नहीं कर रहे हैं, ऑल दैट. रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कंपनीज का. रजिस्टर्ड कंपनी मस्ट फॉलो रेगुलेशंस गिवन बाय कंपनी लॉ. रजिस्टर्ड कंपनी पे कंपनी लॉ लगेगा, एंड हर कंपनी को फंक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, ठीक है. अ कंपनी हैज टू फाइल कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट. अब ये ना गवर्नमेंट मतलब एक होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जिसके ऊपर आपकी कंपनी के बिजनेस के सारे रिटर्न्स फाइल करते हो. रिटर्न्स फाइल मतलब आपकी जो बैलेंस शीट, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, जिसको हम लोग, ये कंपनी का परफॉर्मेंस होता है बेसिकली, कि साल भर में कंपनी ने, क्वार्टरली हो गया या साल भर में हो गया, कंपनी ने क्या किया, बस वही लिखना है. कितना पैसा कहाँ लगाया, कहाँ कमाया, कहाँ गवाया, ठीक है. ये सारा डेटा जो है आपको कंपनी, आपको जो है सरकार को देना पड़ता है,
you have to be transparent enough to the government, you have to show them कि what you all are exactly doing with so much amount of money, वो भी लोग। तो ये सारा काम तो गवर्नमेंट इस पे सारा चेक रखती है। तो एक होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जिसके ऊपर आप सब जिसके साथ सब ये फाइलिंग्स आप लोग करते हो, ठीक है। जो बेसिकली सीएस होते हैं, सीएस होते हैं, ये लोग ये सारा काम करते हैं, जैसे बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट बनवाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाना, एनुअल रिपोर्ट्स बनवाना, यू नो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, कंप्लायंस ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट्स, ये सब करना, एंड फिर यू नो फाइल करना टू द रजिस्ट्रार, जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज है। तो इस मीडियम से सरकार आपके ऊपर ध्यान देती है कि आप भाई क्या कर रहे हो, बताओ, ठीक है। इट हैज टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने हैं। दीज अकाउंट्स ऑडिट होता है, मतलब ऑडिट का मतलब होता है चेक, सीए आएगा, बाहर से आएगा, नहीं तो इंटरनल सीए जो भी है वो चेक करेंगे इसको। इफ अ कंपनी डज नॉट फुलफिल दी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, आप पे लगती है पेनल्टी, सरकार पेनल्टी ठोकती है। अंडर कंपनीज एक्ट आप पे इतनी इतनी पेनल्टी है, आप पे इतना इतना फाइन है। तो इस एंड वो बहुत हैवी पेनल्टीज डालते हैं ताकि सब इसको सारी कंपनीज इसको कंप्लाई करे ही करे, ठीक है। The control is essential to protect the financial interest of small investors. ये जरूरी है, बिकॉज मान लो ना, अगर किसी ने बहुत पैसा कलेक्ट किया और भाग गया, तो ये पूरे कितने इकोनॉमी को ही डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, बिकॉज इतने सारे लोग इन्वॉल्व है। सो इसीलिए गवर्नमेंट का ऐसा चेक रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज हमें स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट इन्वेस्टर का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना जरूरी है, ऐसा सरकार मानती है, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो आई होप आप सबको यहाँ तक जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी समझ में आया है। सो वी आर डन विथ आवर टुडेज लेक्चर एंड आई होप आप सबको पसंद आया। सब लोगों ने ना लेक्चर को लाइक करके अटेंडेंस जरूर लगानी है भाई, 100%। मैं देखा आप लोगों के लाइक्स नहीं आ रहे आजकल, ठीक है। सो लाइक्स तो आने चाहिए भाई। एंड आप लोगों के कोई भी डाउट्स होंगे ना, उसको कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, आई विल डेफिनेटली आंसर। एंड यस, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर देन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।